गुजरात के वडोदरा में एनएसयूआई ने एडमिशन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर हेड ऑफिस पर आंदोलन किया। वडोदरा में एनएसयूआई द्वारा एमएसयू हेड ऑफिस पर उग्र आंदोलन किया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शहर तथा जिलों में हो रहे तमाम छात्रों के एडमिशन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर था। बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए एडमिशन में पारदर्शिता और स्थानीय छात्रों के लिए उचित सीट आवंटन को लेकर कई बार मांग की गई, जिसके चलते अब ये उग्र आंदोलन देखा गया। पैसा लीधा इस मौके पर संगठन के लोगों ने हाथ में आपो आपो एडमिशन आपो के पोस्टर लिए नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही एमएसयू के वाइस चांसलर धनेश पटेल पर सवाल उठाए। आज रोज एनएसयूआई द्वारा हेड ऑफिस खाते वीसी सर ने आवेदन पत्र आपवामां आव्युं, जेमां मांग करवामां आवी કે જે વિદ્યાર્થીઓ કોમર્સ ફેકલ્ટીમાં ભણવા માંગતા હોય તે તમામ વિદ્યાર્થીઓને એમએસ યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન મળી રહે, કેમ કે આ જે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી છે એ મહારાજા ગાયકવાડે વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓના હિત માટે એમના સારા માટે આ બનાવેલી યુનિવર્સિટી છે, જેથી કરીને વડોદરાનો તમામ વિદ્યાર્થી અહીંયા ભણી શકે, ઓછી ફીસે ભણી શકે, તમામ વિદ્યાર્થીઓને બહાર ભણવા માટે ના જવું પડે। પણ આજે સત્તા પર બેઠેલા સત્તાધીશો ક્યાંક ને ક્યાંક આજુબાજુની યુનિવર્સિટીઓને ફાયદો પહોંચાડવા માટે અહીંયા વિદ્યાર્થીઓ સાથે ભવિષ્ય સાથે ચેડા કરી રહ્યા છે। 10,000 વિદ્યાર્થીઓ એમએસ યુનિવર્સિટીમાં ભણવા માટે એપ્લાય કર્યું હતું, એમાંથી 6,400 વિદ્યાર્થીઓની જ મેરિટ લિસ્ટ બહાર પાડવામાં આવી। જ્યારે આવેદનપત્ર એનએસયુ આપવા માટે ગયું ત્યારે વાત કરવામાં આવી કે અમે વધારો કરીશું, આવું કરીશું, તેવું કરીશું। એડમિશન પ્રક્રિયા પતવાઈ, પણ યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશોએ કોઈ જ સીટોમાં વધારો કર્યો નથી। આજ રોજ એનએસયુએ જે એમએસ યુનિવર્સિટીમાં જે વિદ્યાર્થીઓ 12મા પછી ભણવા માંગતા હતા તેમના વાલીઓ સાથે આજ રોજ વિરોધ પ્રદર્શન કરીને આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને વીસી સાહેબને કીધું છે કે જે બી વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા ભણવા માંગતા હોય તે તમામને એમએસ યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન મળવું જોઈએ, અને જો એડમિશન નહીં મળે तो આવનારા દિવસોમાં એનએસયુઆઈ ઉગ્રથી उग्र आंदोलन करશે અને વીસી સાહેબના ઘરે જઈને પણ विरोध प्रदर्शन करશે। जैसे कि आप देख सकोगे कि एमएस यूनिवर्सिटी जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कॉमर्स फैकल्टी में वडोदरा के छात्रों को एडमिशन देने में नहीं आ रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी की बात है कि एमएस यूनिवर्सिटी के जब बनाने में आई थी तब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का एक ही उद्देश्य था कि वडोदरा शहर के बच्चे को किसी और स्टेट में जाने के लिए, पढ़ने के लिए ना जाना पड़े और वडोदरा शहर का छात्र वडोदरा शहर की एमएस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करे। बट यहाँ पे एमएस यूनिवर्सिटी का कहीं ना कहीं सत्ताधीश है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो चुका है। उसी को देख के आज एनएसयूआई ने उग्र रजूआत की और छात्रों के हक में आवाज उठाई। जब भी छात्रों की आवाज एनएसयूआई संगठन उठाता है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को बुला देता है। मेरा तो एक सवाल है कि यूनिवर्सिटी के पास खुद का विजिलेंस नहीं है, खुद की सिक्योरिटी नहीं है। जब हर साल यूनिवर्सिटी करोड़ों रुपए उस पर खर्चा करती है तो एक सिक्योरिटी गार्ड हमें यूनिवर्सिटी में दिखता क्यों नहीं है? क्यों पुलिस प्रशासन को बार बार यूनिवर्सिटी के मुद्दे पे हैरान करने में आता है? ये बात देखिए कि जब आवेदन पत्र छात्र देने आते हैं सत्ताधीश को तो छात्रों के साथ धक्का मुक्की करने में आती है। आज मुझे जमीन पे फेंक दिया, ये कहाँ का न्याय है? क्या छात्रों के साथ आप ऐसा ही व्यवहार करते हो? वहीं इस मामले वाइस चांसलर धनेश पटेल ने एडमिशन प्रक्रिया पर अपनी बात रखी। हाँ, उनका सीट बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रयत्न करें कि प्रश्न सुलझा जाए। हम उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं और हम बच्चों के बच्चों के साथ ही है, बच्चों का भविष्य सुधरे, अभी ऐसा है हमें करना है। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोसीजर होती है, प्रोसीजर के मुताबिक काम चल रहा है। वडोदरा में बाढ़ को रोकने के लिए विश्वामित्री नदी किनारे घास लगाकर मिट्टी को पानी में बह जाने से रोकने की कवायद की जा रही है, लेकिन फिलहाल ये कार्रवाई फिजूल खर्ची नजर आ रही है। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री रिवर रिवाइवल प्रोजेक्ट अंतर्गत नदी को गहरा और चौड़ा करने की कार्यवाही चल रही है, जिसके तहत मंगल पांडे रोड निकट नदी किनारे पर पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं। जियो टेक्सटाइल कोयर वुवन सिस्टम का इस्तेमाल कर खास तरह की घास की चादर बिछाने का काम कॉरपोरेशन ने शुरू किया था,
लेकिन एक और कॉरपोरेशन घास लगाता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर से ये घास सूखता जा रहा है, जिसके चलते कॉरपोरेशन की कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कॉरपोरेशन द्वारा नदी के आसपास का इलाका डेवलप तो किया जा रहा है और उसके लिए 4.91 करोड़ का खर्चा भी किया जा रहा है, लेकिन वहां जो घास लगाया जा रहा है वो सूख जाने पर कई सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय नगर सेवक रूपल मेहता यहां मौके पर विजिट के लिए पहुंची थी। उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने इसे प्रक्रिया का हिस्सा बताया, जबकि सूखा हुआ घास कभी भी हरा नहीं होगा, ऐसा फिलहाल ये घास देखकर ही लग रहा है। વિશ્વામિત્રી નદીનું અત્યારે ખૂબ જ સારી રીતે કામગીરી ચાલી રહી છે કોર્પોરેશનમાંથી. તો એની વિઝિટ રિલેટેડ અમે મંગલ પાંડે રોડ જે છે રાત્રિ બજારના પાછળના પોર્શનમાં વિઝિટ કરવા આવ્યા છે. મેક્ઝિમમ કામગીરી પૂર્ણ થયેલી દેખાય છે અને સાથે સાથે અત્યારે આ જે ગ્રેસિંગની જે નેટ નાખવામાં આવી રહી છે જેનાથી પાણીના વહેણને લીધે થઈને માટી ધોવાઈ ના જાય અને સાથે સાથે ગેબિયન વોલ કે જેમાં એ લોકો પથ્થર થ્રુ એવી વોલ્સ કરશે કે જેનાથી આપણે બ્રિજને કોઈ નુકસાન ના થાય ને ત્યાંથી નજીકના ઘર જે નદી કિનારે આવેલા છે એવા બી પોર્શન લીધેલા છે કે જેને લીધે થઈને વરસાદી પાણી આવતા કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન ના થાય રહેવાસીઓને અને નદીના પટને એ રીતની કામગીરી થઈ રહી છે. તો એનું અમે વિઝિટિંગ માટે આવ્યા છીએ. આ જે પ્રોસેસ છે ને એમાં તમને અત્યારે અહીંયા દેખાશે બી ખરું કે અમુક ઘાસ ગ્રીન છે, અમુક ઘાસ આપણને જે ડ્રાય દેખાય છે, પણ આ એક એવી પ્રોસેસથી કરેલું છે કે જેનાથી 100% આ જે નેટ પાથરેલી છે ને એમાં 100% આ ગ્રાસ ઉગશે. એનાથી તમે અત્યારે બી જોશો ને તો એની મજબૂતાઈ ખૂબ જ છે. જે ગ્રીન ગ્રાસ દેખાય છે ને એ આમ તમે જોશો નીચે જમીનથી ઘણું જમીનને જોડાયેલું છે. આ પ્રોસેસ થઈ રહી છે ભાઈ. આની અંદર કેવું છે કે અત્યારે જે અંદર ઉગાડેલા છે ને આ ગ્રાસનો તમને આઈડિયા હશે જ કે એક ગ્રાસ ઉગ્યું હોય ને એનાથી તરત બીજા 10 મતલબ વિસ્તારમાં ગ્રાસ થતા વાર ના લાગે. એટલે એ રીતની પ્રોસેસ થઈ રહી છે ને અત્યારે આ આપણે જે જોઈ રહ્યા છે એ પેલું ટ્રાયલ બેઝ પર હતું, પણ અત્યારે પર્ટિક્યુલર જોશો તો એકદમ પરફેક્ટનેસમાં કામગીરી થઈ રહી છે. જો આપણે અત્યારે વિશ્વામિત્રી નદી કિનારે જોવાય તમે જોશો તો ત્યાં આડેધડ ના કહેવાય, કઈ બી થતું હોય ને સિસ્ટમથી થતું હોય. અત્યારે તમે ત્યાં સામેની બાજુ જોશો ને તો બી જે પણ ટ્રીઝ ને लगाયું છે તો એ રીતે સિસ્ટમથી જ, પણ સમ હાઉ કંઈક એવું કારણ હોય તો આપણે એને સુધારી શકીએ. આડેધડ ના કહેવાય કંઈ. गुजरात के वडोदरा में GPL 1 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वडोदरा के वारसिया रिंग रोड स्थित गायत्री ग्राउंड 20 से 29 मई चले GPL 1 क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन शानदार अंदाज में हुआ। इसमें 8 टीमों की भागीदारी रही, जिनमें मैजिक 11 और शिव 11 फाइनल तक पहुंचे। वहीं फाइनल में मैजिक 11 ने जबरदस्त मुकाबले के बाद शिव 11 को हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया। टूर्नामेंट प्रायोजकों द्वारा विजेता टीम को 11,000 नकद, रनर्स अप को 5,000 तथा मैन ऑफ द सीरीज को 1,100 नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। GPL 1 का हम लोगों ने आयोजन किया था। हमारा ये पहला प्रयास था कि हम कोई टूर्नामेंट का आयोजन करें और ये सक्सेसफुल भी रही है। 15 तारीख को चालू हुई थी, उसका फाइनल आज हुआ है और जिसके ऑर्गेनाइज हमने किया है, मैं भरत भाई साथ दिया है, पिंटू भाई ने, हम लोगों ने मिलकर प्रयास किया है जो आज सक्सेसफुल किया है और फाइनल बहुत अच्छे से गई और हम कोशिश करेंगे आगे इससे अच्छी और बड़ी टूर्नामेंट करें। ये वारसा खाते गायत्री ग्राउंड पे आज फाइनल मैच खेली गई और छेला लगभग 20 तारीख से ये मैच चल रही है। 29 तारीख को फाइनल खेलने वाले थे लेकिन बारिश की वजह से लेट पड़ गई और वो फाइनल आज हुई है। ये जो GPL 1 जो है टूर्नामेंट वो पहली बार ही खेला गया है और उसमें 8 टीमें हैं। 8 टीमों ने बहुत शानदार नमूने खेला है और उसमें से मैजिक 11 और शिव 11 फाइनल में आई। आज शिव 11 और मैजिक 11 का फाइनल हुई। वो फाइनल में मैजिक 11 ने फाइनल में जीता, कप विनर्स कर रही है और रनर्स में ये शिव 11 रही। और हमारे ऑर्गेनाइजर है, हमारे 2 ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने भी बहुत सेवा करी है सबकी और आगे चल के ये बहुत आगे टीम जावे। हमारी जो टीम जो दोनों फाइनल में आवे उसमें से एक भी कोई खिलाड़ी शायद भारत की तरफ से खेलेगा ना तो हमारे को बहुत खुशी होगी कि हमने टूर्नामेंटें रखी थी और उसकी याद आएगी कि भाई हमने कोई खिलाड़ियों को आगे उत्साह दिया है।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात में 22 जून को ग्राम पंचायत चुनाव होने हैं। चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था, जिसके चलते नामांकन फॉर्म भरने के लिए भारी भीड़ देखने को मिली। भरत जिले में 22 जून को होने वाली ग्राम पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज हो गई है। आज नामांकन फॉर्म भरने का अंतिम दिन था, जिसको लेकर भरूच मामलतदार कार्यालय पर उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। भरूच जिले की ग्राम पंचायतों के लिए सरपंच, उप सरपंच और सदस्य पद के इच्छुक उम्मीदवारों ने अंतिम दिन बड़ी संख्या में नामांकन फॉर्म भरे। ગામ તવરાથી સરપંચની ઉમેદવારીમાંથી ફોર્મ ભરેલ છે મારી પેનલ સાથે. તવરાથી ગામમાં જે પણ કંઈ કામ અધૂરા હશે, બીજા પણ કોઈ કામ હશે તે બધા પૂરા કરવાની જવાબદારી અમારી. गुजरात के कच्छ जिले में ग्राम पंचायत चुनावों का माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। जिले की 166 ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनावों के लिए आज नामांकन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी, जिस कारण विभिन्न तालुका पंचायत कार्यालयों पर भारी भीड़ देखने को मिली। अनेक उम्मीदवारों ने शुभ मुहूर्त देखकर आज ही फॉर्म दाखिल किया। लंबे समय से कई पंचायतों में प्रशासकीय शासन चल रहा था, जो अब समाप्त होने जा रहा है। पंचायतों को नए प्रतिनिधि मिलने वाले हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। રાજ્ય સાહેબ, મેં પધર ગ્રામ પંચાયતથી ઉમેદવારી નોંધાવેલી છે અને મારી પેનલ પર ઉતારેલી છે. વાત મુદ્દાની આવે તો મુદ્દાથી લડવાની વાત હોય તો હું 5 વર્ષના તાલુકા પંચાયત સભ્ય રહ્યો છું. મારી અત્યારે ઘરેથી પણ રનિંગ તાલુકા પંચાયત સભ્ય છે અને ગામના વિકાસમાં હર હંમેશા સાથે રહ્યા છે, વિકાસમાં સાથે રહ્યા છે. હર હંમેશા નનકા માણસના કામ માટે ફોનથી થતું હોય તો ફોનથી અને રૂબરૂ જવું પડતું હોય તો રૂબરૂ, અને કોઈ પણ સમય જોયા વગર, કોઈ પણ સમય ઘડિયાળ જોવા વગર જ્યારે જરૂર પડી છે ત્યારે ગયો છું અને એ જ કામના આધારે હું અત્યારે ગામ લોકો પાસેથી મત માગું છું. ના, ચોક્કસપણે કોઈ વાદ વિવાદ વગર અમારે તો ગામના વિકાસ અને વિકાસ જ જોવાનો છે. એટલે જે અમારો હક થતો હોય હક માંગવા માટે લડ્યા છીએ અને હક માટે જ લડવાના છે, અને હક મળી જાય એટલે અમારો અહીંયાથી પણ પ્રશ્ન પૂરો થઈ જતો હોય. આજે માનો કે ગટરના અને અન્ય બધા ગામના પ્રશ્નો હોય એનો નિકાલ કરવા માટે અને ગામનો વિકાસ કરવા માટે મેં આજે મારી ઉમેદવારી નોંધાવી છે. 87 થી 97 અને 2007 થી 17 સુધી હું સરપંચ રહેલો હતો. એમાં 5 વર્ષ પહેલાં ટર્મમાં ઉપસરપંચ હતો, 15 વર્ષ સરપંચ હતો. તેના પછી 3 વર્ષ ઉપર વહીવટદારનું શાસન હતું. ગામ અમારું એકતાવાળું છે. અમે ચૂંટણી આજે લડશું, તન મનથી લડશું. અમારામાં કોઈ ભેદભાવ નહીં હોય, કારણ કે પહેલે દિવસ જ્યારે ચૂંટણી હોય ત્યારે હરીફાઈ હોય, એકબીજા કાર્યકર મતદારને ગોતવા માટે, તેડવા માટે જાય, પણ અમારે કોઈ ભેદભાવ નથી. અમે આવશું તો ચોક્કસપણે જે બાકી જટિલ પ્રશ્ન જે હશે એ ઉકેલશું. એ રીતે મારી ઉમેદવારી નોંધાવી છે.
अरवली जिले के बायो तालुका की फतेहपुरा ग्राम पंचायत ने समरसता का उदाहरण पेश किया है। विभाजन के बाद पहली बार होने वाले पंचायत चुनावों में ही गांव की जनता ने सामूहिक निर्णय लेकर बिना मतदान के सरपंच का चयन किया है। फतेहपुरा ग्राम पंचायत को अब समरस घोषित कर दिया गया है, जहां कोकिला परमार को निर्विरोध सरपंच घोषित किया गया। समरसता की इस प्रक्रिया के दौरान बायत के विधायक धवल सिंह झाला भी मौजूद रहे। बायड विधानसभा में 3 पंचायतो समरस थई અને એક આ ચોથી ફતેપુરા પંચાયત એ પણ આજે સમરસ થવા થઈ જઈ રહી છે। તમામ સભ્યો અને ઉમેદવાર સાથે આખું ગામ ફતેપુરા પંચાયતના તમામ નાગરિકો અહીંયા ઉપસ્થિત છે। ફરીથી મહિલા ઉમેદવાર તરીકે આ 4માંથી 3 મહિલા સરપંચની નિયુક્તિ સમરસ થઈ અને બિનહરીફ થઈ છે, તેમને અભિનંદન પાઠવું છું। સાથે સાથે તમામ બીજી બાકી રહેલી પંચાયતોને પણ સમય ખૂબ નજીક છે, સમય પણ છે તમારી પાસે। જેટલા લોકો ઉમેદવારી પત્રો ભરેલા છે અને એમને પણ વિનંતી કરું છું કે તમે સમરસ કરો। આજે આનંદની વાત એ છે કે બાયડ તાલુકામાંથી 4 પંચાયતો સમરસ થઈ છે। સાથે સાથે આ 4 પંચાયતોને 10 લાખ રૂપિયાની જે સહાય આપવાની વાત છે ધારાસભ્યની ગ્રાન્ટમાંથી, હું ચોક્કસથી અમને આપવાનો છું ને એનાથી પણ વધુ મદદ કરવાની જે વાત હશે તો એમાં ચોક્કસથી આપણે મદદ પણ કરીશું। સાથે સાથે સરકારશ્રી તરફથી મળતી જે પણ સહાય છે એ સહાય મહિલા સરપંચને ચોક્કસથી મળશે। તમામ નાગરિકો, સરપંચ, સભ્યો અને તમામ લોકોને હું અભિનંદન પાઠવું છું ને એમનો આભાર માનું છું કે સમરસતાના વિકાસ તરફ એક પહેલ અને એક પગલું આગળ વધ્યા છે, તે બદલ તમામ નાગરિકોનો આભાર માનું છું। અસ્તુ भारत माता की जय। गुजरात के वडोदरा की पारुल अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लीवर की बीमारी से परेशान बबीता पवार नामक महिला का वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर स्थित पारुल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। कई तरह की बीमारियों से पीड़ित महिला की कई दिनों के इलाज के बाद मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस मामले परिजनों ने वाघोड़िया पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराकर जांच की मांग भी की है। मारा बेन बबीता रामचंद्र पवार पेशेंट જ્યારે જીવતા હતા ત્યારે હું જ્યારે જોવા જતી હતી એમને ત્યારે મને કહેતા હતા કે મને આ હોસ્પિટલથી એસએજીમાં નાખ, કે આ હોસ્પિટલ સારું નથી। જ્યારે બી કઈ મને ઇન્જેક્શન કઈ આપે છે એકદમ જીવ ગભરાવે છે અને મને ગભરામણ થાય છે કે મેં એકદમ ઢીલી જસ થઈ જાઉં છું। ઘડીએ ઘડીએ મને વારંવાર એવું કહેતા હતા કે ભાઈ આ હોસ્પિટલ સારું નથી, અહીંથી લઈ જા। તો અમે કીધું ભાઈ ડોક્ટર તો કોઈનું બુરું ના કરે, એટલે અમે ત્યાં રાખ્યું અને પછી એમની મૃત્યુ થઈ ગઈ ત્યારે અમે એમને ઘરે લઈ ગયા। તો ઘરે જઈને જોયું તો એમની જાંઘમાં ટાંકા ને એવું છે, એટલે અમને ડાઉટ થયું તો અમારે જાંચ કરવાની। વાઘોડિયા રોડ પર પારોલ હોસ્પિટલ છે, ત્યાં દાખલ હતા। અમને લઈ જવાનું હતું એસએસસી હોસ્પિટલમાં કે ભાઈ ત્યાં એને સારું થશે એવું કરીને, અને અમે રજા બી માંગી। ડોક્ટરને કીધું કે ભાઈ મારા બેનને એસએસસી હોસ્પિટલમાં લઈ જવાનું છે, તો એમને હા બી કીધું, પણ તબિયત એ દિવસથી જ વધારે તબિયત બગડી ગઈ એમની। इस मामले पारुल अस्पताल की चीफ मेडिकल एडमिन डॉक्टर कृपा ने टेलीफोनिक बातचीत में अस्पताल द्वारा किसी भी तरह की लापरवाही बरते जाने से इनकार कर दिया। कृपा मैम, पारुल हॉस्पिटल में आज एक पेशेंट की डेथ हुई है और उन लोगों ने आरोप लगाए हैं कि आप लोगों ने कुछ गलत तरीके से ऑपरेशन किया पेशेंट का। सच्चाई क्या है मामले की? पेशेंट का एक्चुअली ऑपरेशन जिसको बोलते हैं वैसा नहीं हुआ है। मैं आपको डिटेल देती हूँ जी। पेशेंट 15 तारीख को मई महीने में दोपहर को एडमिट हुआ था एंड उसको ब्लीडिंग की तकलीफ थी, जैसे मुंह से ब्लीडिंग होती है ना वैसे, और उसमें जो एसोफेगस में वराइसिस हो जाते हैं, तो बाद में वो बैंड किया था। इट वाज द प्रोसीजर, उसको सर्जरी नहीं बोलते। एंड पेशेंट को सीएलडी था, क्रॉनिक हेपेटाइटिस डिसीज, यानी उसके जो लीवर था वो भी पहले से खराब था एंड इसकी वजह से उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। पेशेंट एडमिट था तो उसका बीपी भी काफी लो था एंड उसको बीपी नॉर्मल रखने के लिए भी हमको इंजेक्शन वगैरह देने पड़े थे। ग्रेजुअल प्रोसेस, और जब पेशेंट एडमिट हुआ था तभी ही उसकी जनरल कंडीशन पुअर थी और रिलेटिव को एक्सप्लेन भी किया हुआ था। पेशेंट को डेली जब भी आईसीयू में राउंड लेते थे डॉक्टर, पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद में हमारा एक प्रोटोकॉल होता है कि रिलेटिव से काउंसलिंग करते हैं। तो काउंसलिंग की गई है, पेशेंट की डे टू डे काउंसलिंग भी हुई है और पेशेंट की कंडीशन भी समझाई गई है। एंड उसके ग्रेजुअली क्या है कि ऐसे पेशेंट क्या सिक होते हैं, तो सिक पेशेंट में आगे जाकर
दूसरी भी डिसीज होने की संभावना रहती है। तो उसका लंग भी खराब हो गया था, ऑल्दो पेशेंट को पहले से ये सब सारी तकलीफें थी और इस बार उसको एग्जैगरेटेड हुआ है। एंड देन पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा गया एंड जब लंग खराब हुए तो उसको टीबी भी डायग्नोस हुआ और लंग खराब हुए उसके बाद में पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखना पड़ा और उसकी भी ट्रीटमेंट हुई। हमने हमारी तरफ से पेशेंट को सर्वाइव करने के लिए भी बहुत सारी कोशिशें करी। उस टाइम पे भी रिलेटिव को समझाया गया है एंड जितने भी जब पेशेंट को समझाते हैं कि पेशेंट की कंडीशन ऐसी है, पेशेंट बच नहीं सकता है, ऐसी सब काउंसलिंग हम करते हैं तो पेशेंट का रिलेटिव जो भी अवेलेबल होते हैं ना उसकी हम सिग्नेचर देते हैं। तो हमारे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है और इस तरीके से पेशेंट की ग्रेजुअली जो भी डिसीज में डिटोरिएशन हुआ है, सडन डेथ नहीं हुई है पेशेंट की। एंड 8 तारीख को पेशेंट फिर सुबह में एक्सपायर हुआ, कल सुबह एक्सपायर हुआ है। तो हमारे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है और हमने फिर पेशेंट का रिलेटिव को ऐसा था कि हमारे तरफ से कुछ गड़बड़ी हुई है तो वी हैव रोट द MLC एंड हमने पुलिस स्टेशन में भी इन्फॉर्म किया एंड पोस्टमार्टम के लिए भी जो पैथोलॉजिकल पोस्टमार्टम होता है उसके लिए भी हमने परमिशन दे दी है। अब पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा उनको क्योंकि वहाँ से तो एकदम करेक्ट रिपोर्ट नहीं आएगा ना। जी मैम, जो पेशेंट है उनके रिश्तेदार हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि थाई पे कोई तरीके के स्टिचेस थे, वो किस चीज के स्टिचेस थे? थाई पे? हाँ, उन्होंने कहा कि जांग पे कोई स्टिचेस हमने देखे जब उनकी डेड बॉडी घर ले गए और वो निलाने धुलाने का काम कर रहे थे उस वक्त उन्होंने उनकी जांग पर स्टिचेस देखे हैं। तो वो उनका कहना है कि ये क्या हुआ है। जब लाइन डालते हैं पेशेंट जब इतना सीरियस होता है ना तो उसको लाइन सब डालनी पड़ती है। वो लाइन इंजेक्शन के लिए होते हैं, फ्लूइड्स के लिए होती है। तो वो भी हाथ में डालते हैं ना लाइन, वो इनफ नहीं होती है जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है या क्रिटिकली इल होता है तो उस टाइम पे ऐसे लाइन डालते हैं तो उसको सिक्योर करने के लिए स्टिचेस लिए जाते हैं, नथिंग एल्स। ओके जो पेशेंट है उनके रिश्तेदार है वो ये भी कह रहे थे कि कहीं किडनी निकालने की कोशिश तो नहीं की गई है, क्या कहेंगे? तो वो तो पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा ना सारे ऑर्गन है कि नहीं। ठीक है मैम, मतलब आपकी ओर से कोई नेग्लिजेंस नहीं हुआ है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमने तो सामने से पोस्टमार्टम का बोला, आप करवा लीजिए पोस्टमार्टम, आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को क्या तकलीफ थी। ठीक है मैम, VNM से बातचीत के लिए धन्यवाद, थैंक यू।